तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल यानी कि एक आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम टाइटल से। तो आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल आता है ट्रैकिंग नर्सिंग ऑन दी नर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। यानी कि ये हेडलाइन एकदम सीधी सी बात कर रही है। यहाँ पर नर्सिंग यानी कि हॉस्पिटल या फिर जो क्लिनिक में पेशेंट्स की देखभाल करने वाला जो काम करते हैं वो, तो यहाँ पर नर्सिंग और नर्सेस की बात हो रही है। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है नर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, ओके, NRTS जिसे कहते हैं। ये एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल या फिर रजिस्ट्रेशन है जहाँ पर नर्स का रिकॉर्ड या फिर जानकारी मतलब कि रखी जाती है। तो इस हेडलाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि देश में जितने भी नर्सेस हैं उनकी पूरी जानकारी और उनके पूरे काम पर नज़र रखने का काम कैसा चल रहा है। इस पूरे सिस्टम का मेन मकसद ये है कि देश में जितने भी नर्सेस हैं उनका एक जगह सही डेटा होना चाहिए। इससे पता चलता रहता है कि कहाँ कितनी नर्सेस की ज़रूरत है, कौन कहाँ पर काम कर रहा है और कोई फेक या फिर नकली नर्स तो काम नहीं कर रही। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। सिंपल भाषा में कहे तो जैसे स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर होती है ना, वैसे ही पूरे देश की नर्सेस के लिए एक डिजिटल रजिस्टर है, ठीक है। यानी कि बात बस इतनी की है कि ये टॉपिक उस ऑनलाइन सिस्टम के बारे में है जो मतलब कि सभी नर्सेस का हिसाब किताब और रिकॉर्ड एक जगह पर रखने के लिए बनाया गया है। इस तरीके से हमने समझा है। अब दोस्तों यहाँ तक हमने जो है वो टाइटल को हमने हेडलाइन जो थी हमारी वो हमने डिस्कस कर ली है। तो इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि आज का हमारे जो एडिटोरियल है इसका थीम है हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पैसेज का मेन फोकस इंडिया के नर्सिंग वर्कफोर्स मतलब कि उसको प्रॉपरली रजिस्टर, ट्रैक और डिप्लॉय करने पर है, ठीक है। नर्सेस की इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन से हेल्थ केयर रिसोर्सेज का सही डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट जो है वो पेशेंट की जो सेफ्टी है उसके लिए, या फिर जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, या फिर जो नर्सेस की क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन है, ये सारी जो अफेक्ट हो रही है, इसके लिए जो है वो मतलब कि इसका सेंट्रल सब्जेक्ट हेल्थ केयर सिस्टम और नर्सिंग वर्कफोर्स मैनेजमेंट है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आज के हमारे मतलब कि एडिटोरियल का थीम कैसा है, तो हेल्थ केयर है, ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे हेडलाइन के नीचे हमें एक और टाइटल दिया जाता है, अ फुल्ली अपडेटेड लाइव नर्सेस पोर्टल विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू द नेशन। यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है हमें जिसमें बताया गया है कि अगर नर्सेस का ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरीके से अपडेटेड और लाइव रहे, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी के साथ रहे और जो हर वक्त चालू रहे, यानी कि रियल टाइम डेटा दिखाए, ऐसा रहे, तो इससे जो है वो पूरे देश को बहुत ही बड़ा बेनिफिट यानी कि फ़ायदा होगा। यानी कि अगर सिस्टम में हर नर्स की लेटेस्ट जानकारी तुरंत अपडेट होती रहेगी तो देश की जो हेल्थ सर्विसेज है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब दोस्तों ऐसा होने से जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी किसी बीमारी या फिर इमरजेंसी के वक्त किसी स्टेट या फिर हॉस्पिटल को एक्स्ट्रा नर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार को एक क्लिक पर जो है वो पता चल जाएगा कि कहाँ पर नर्सेस अवेलेबल है और कहाँ पर नहीं। इससे बिना किसी देरी के जो है वो सही जगह पर स्टाफ भेजा जा सकेगा। इसके अलावा लोगों को भी सही और सर्टिफाइड नर्सेस मिल पाएंगी और फ्रॉड होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। यानी कि अगर नर्सेस का डिजिटल रिकॉर्ड एकदम अपडेटेड और लाइव रहेगा तो देश की हेल्थ सिस्टम को सही वक्त पर ज़रूरी जानकारी मिल पाएगी और इमरजेंसी के वक्त जो है वो मदद जल्दी पहुंच पाएंगी। ये इसका जो है वो मेन मोटो है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड-19 जैसे टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत यही आई थी कि सरकार को तुरंत ये पता लगाने में मतलब कि दिक्कत हो रही थी कि किस हॉस्पिटल में कितना मेडिकल स्टाफ एक्टिव है। ऐसा लाइव पोर्टल होने से क्या होगा कि ऐसे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत फैसला लिया जा सकेगा, कोई भी लैग नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारे एडिटोरियल को पढ़ना, बिल्कुल एकदम डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करेंगे, ठीक है। For a country where the human resources in healthcare will always fall short of the recommended patient-professional ratio, it is important to make sure that every single resource is harnessed. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों, इस लाइन का कहना है कि हमारे देश में जितने डॉक्टर और नर्सेज होने चाहिए वो पेशेंट के हिसाब से हमेशा कम ही पड़ेंगे। ऐसे में ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे पास जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि काम करने वाले जो लोग हैं या फिर जितना भी मेडिकल स्टाफ हमारे पास अवेलेबल है, उनका
हार्नेस्ड मतलब कि उनको पूरी तरीके से सही और उनका जो है वो मतलब कि पूरा फ़ायदे के साथ इस्तेमाल किया जाए, यानी कि उनका जो है वो हार्नेस किया जाए, यानी कि एक भी नर्स या फिर एक भी मेडिकल वर्कर की मेहनत बेकार ना जाए और उनका जो है वो सही जगह पर इस्तेमाल हो। यानी कि हमारे देश की जो आबादी है वो इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट प्रोफेशनल रेशो हमेशा ख़राब ही रहता है। पेशेंट प्रोफेशनल रेशो यानी कि जो मरीजों और उनका जो इलाज करने वाले जो डॉक्टर या फिर नर्सेस के बीच का जो हिसाब या फिर जो अनुपात होता है ना, एक रेशो, तो वो हमेशा खराब ही रहता है, बिगड़ा हुआ ही रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जितने पेशेंट पर एक नर्स होनी चाहिए, हमारे यहाँ उससे बहुत ही कम है। इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि जब मतलब कि पहले से ही स्टाफ की कमी है, तो हमें अपने एक एक नर्स और डॉक्टर का रिकॉर्ड रखना होगा ताकि उनका जो है वो सही जगह पर और बिना किसी वेस्ट के इस्तेमाल हो सके, क्योंकि हमारे देश में मरीजों के मुकाबले मेडिकल स्टाफ की कमी जो है वो हमेशा रहती है। इसलिए जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, उनकी जो है वो एक एक सर्विस का सही और पूरा फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वो बताया गया है। दोस्तों, WHO यानी कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रूल कहता है कि हर 1000 लोगों पर कम से कम 3 नर्सेज होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में ये जो संख्या है इससे काफ़ी कम है। इसलिए जब तक जो है वो नए लोग जो है वो रिक्रूट नहीं होते हैं, तब तक पुराने स्टाफ को सही तरीके से मैनेज करना ही एकमात्र रास्ता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमें समझाया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, however, government data tabled in the Lok Sabha have shown that the nurses registration and tracking system created over 7 years ago has registered less than a third of total nurses in the country। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि सरकार ने जब लोकसभा यानी कि जो देश की पार्लियामेंट का यानी कि वो हिस्सा जहाँ पर एमपीज बैठते हैं, तो जब सरकार ने लोकसभा में अपना डेटा टेबल्ड किया यानी कि टेबल्ड करना होता है पेश करना, सबके सामने रखना, प्रेजेंट करना। तो जब लोकसभा ने अपना जो डेटा है वो टेबल्ड किया, तो पता चला कि ये जो पोर्टल है जिसे नर्सेस रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं, उसे बने हुए 7 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, फिर भी इस पर देश की लेस दैन अ थर्ड यानी कि 1/3 से भी कम यानी कि लगभग 30% या फिर 33% से कम नर्सेस की जो है वो रजिस्ट्री हो पाई है, या फिर इतने ही नर्सेस जो है वो रजिस्टर हो पाए हैं। ये यानी कि बात जो है वो काफ़ी चिंता की है, क्योंकि 7 साल एक बड़ा टाइम होता है, यानी कि कोई छोटा टाइम तो होता नहीं है 7 साल। तो इसका मतलब है कि अभी भी देश की जो ज़्यादातर नर्सेज है वो इसी डिजिटल सिस्टम के बाहर है और उनका कोई सेंट्रल रिकॉर्ड नहीं बन पाया है। जब इतनी बड़ी गिनती में स्टाफ का जो डेटा है वो मिसिंग ही होगा, तो सरकार को वो कैसे पता चलेगा कि किस हॉस्पिटल में या फिर किस इलाके में सच में कितनी नर्सेस काम कर रही है, या फिर कहाँ पर जो है वो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर स्टाफ भेजना चाहिए। यानी कि सरकार के डेटा से पता चला है, इस लाइन में बताया जा रहा है कि 7 साल पहले बने इस ऑनलाइन सिस्टम पर अभी तक देश की 1/3 से भी कम नर्सेस रजिस्टर हुई है, जो कि एक मतलब कि हमारे देश का बड़ा फेलियर दिखाती है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में जो है वो ऐसी रिपोर्ट्स तभी पेश की जाती है जब किसी एमपी ने सरकार से सवाल पूछा हो। इससे सरकार की योजनाओं की सच्चाई सामने आती है कि पेपर पर बनी चीज़ें रियल लाइफ में कितनी स्लो चल रही है, या फिर काम भी कर रही है या फिर नहीं। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जाता है, ओनली 14.24 लाख ऑफ द 46.2 लाख रजिस्टर्ड नर्सिंग personnel have been enrolled, leaving 31.78 lakh outside the national system। इस लाइन में एग्जैक्ट गिनती देकर जो है वो बताया गया है कि दिक्कत जो है वो कितनी बड़ी आ रही है। देश में जो है वो टोटल 46.2 लाख रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सोनल, यानी कि वो सभी नर्सेज जिन्हें ऑफिशियली नर्सिंग का काम करने का लाइसेंस मिला हुआ है, तो ऐसे रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सोनल है। ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ 14.24 यानी कि मतलब कि 14.24 लाख नर्सेज इस पोर्टल पर इनरोल्ड है, यानी कि इतने ही नर्सेज है जिनका जो है वो नाम दर्ज हुआ है या फिर जुड़ा हुआ है इस पोर्टल पर। इसका मतलब ये है कि अभी भी जो है वो 31.78 लाख नर्सेज इस नेशनल सिस्टम से एकदम बाहर है। यानी कि ये जो आंकड़ा है वो दिखाता है कि आधे से भी कम नर्सेज का जो डेटा है वो सरकार के पास इस सिस्टम में आया है। जब 31.78 लाख जैसे इतने बड़े नंबर का जो कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो होगा ही नहीं, तो सरकार के लिए हेल्थ सेक्टर को सही तरीके से प्लान करना और इमरजेंसी के वक्त जो है वो स्टाफ को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है। दोस्तों, जब इतना बड़ा डेटा मिस होता है ना, तो इसका एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि पुरानी नर्सेस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका समझ नहीं आता, या फिर उनके नर्सिंग कॉलेजेस ने उनका जो डेटा है वो टाइम पर सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड ही नहीं किया होता। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ है, इतना बड़ा जो नंबर है वो हमारे सामने क्यों आया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आगे यहाँ पर बताया जाता है, क्लियरली
The move to create an accurate national registry and streamline registration related services on a single platform for all nurses is far from yielding satisfactory result. दोस्तों यहाँ पर क्या बताया गया है, इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि सरकार ने जो प्लान बनाया था कि एक एक्यूरेट यानी कि एकदम सही और बिना किसी गलती के देश भर का जो नेशनल रजिस्ट्री है, यानी कि एक ऐसा सरकारी रिकॉर्ड जहां पर सभी के नाम और डिटेल्स लिखी होती है, वो बनाने का, और सभी नर्सेस के रजिस्ट्रेशन और ज़रूरी कामों को स्ट्रीमलाइन करने की, मतलब कि करने का एक ही जगह पर। स्ट्रीमलाइन यानी कि स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है आसान, एक जगह एक जैसा, या फिर सिस्टमैटिक बनाना, उसे हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो मतलब कि यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि सरकार ने ये जो प्लान बनाया था कि एक एक्यूरेट देश भर का, मतलब कि नेशनल रजिस्ट्री जो है वो मतलब कि बनाना, और सभी नर्सेस के रजिस्ट्रेशन और ज़रूरी कामों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने का एक ही जगह पर, वो प्लान अभी तक जो है वो फार फ्रॉम यील्डिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। यानी कि मतलब कि वो रिजल्ट नहीं दे रहा है जिससे खुशी या फिर संतुष्टि मिले, यानी कि काफ़ी, मतलब कि इन सारी चीज़ों से काफ़ी पीछे है। यील्डिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट यानी कि ये सारी जो चीज़ें, यील्डिंग का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को पाने के लिए तरसना, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये वो सारी चीज़ें करने के बाद भी रिजल्ट वो नहीं आ रहा है जिसकी जो है वो हमें उम्मीद थी, या फिर जो रिजल्ट मिलने से हमें या तो खुशी हो पाती या फिर हमें जो है वो सेटिस्फैक्शन मिल पाता। यानी कि इन सारे जो रिजल्ट हैं ये काफ़ी पीछे हैं। मतलब साफ है कि जिस मकसद से ये पोर्टल बनाया गया था, ताकि नर्सेस ने जो है वो मतलब कि जो सारी कागजी काम है वो एक ही जगह पर आसानी से हो जाए और सरकार के पास भी सही डेटा हो, तो वो मकसद अभी पूरा होता नहीं दिख रहा है। 7 साल बीत जाने के बाद भी इतना कम डेटा होना ये दिखाता है कि ये योजना अभी अपने गोल से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। इस तरीके से बताया जा रहा है। दोस्तों, जब भी कोई सरकारी सिस्टम इतना स्लो चलता है तो उसके पीछे 2 बड़े कारण होते हैं। पहला कि अलग अलग स्टेट्स की जो नर्सिंग काउंसिल्स है वो आपस में सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, और दूसरा कि भाई डिजिटल अवेयरनेस की कमी है, जिस वजह से पुराने हॉस्पिटल्स और स्टाफ इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी नहीं समझ रहे। तो ये 2 मेन जो है वो बड़े रीजंस हो सकते हैं कि कोई सरकारी सिस्टम इतना स्लो क्यों चल रहा है, ठीक है। आगे बताया जाता है, there are also stark regional disparities and unexpected performance with a large southern states like Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh figuring among the laggers, while Bihar, Jharkhand and Odisha show between 80% to 99% enrollment rates. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन के काम में अलग अलग राज्यों के बीच बहुत ही बड़ा स्टार्क का मतलब होता है साफ दिखने वाला या फिर बड़ा अंतर, ठीक है। इस तरीके से जो चीज़ हमें साफ साफ दिखाई देती है या फिर जो मतलब कि मोटी मोटी चीज़ होती है, बड़ी बड़ी, उसे हम जो है वो स्टार्क कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के काम में अलग अलग राज्यों के बीच में एक बहुत ही बड़ा, यानी कि मतलब कि साफ दिखने वाला अंतर है। हैरानी की बात यह है कि जिन साउदर्न स्टेट्स, जैसे कि जो दक्षिण भारत के राज्य है, जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटका है या फिर आंध्र प्रदेश है, उनको जो है वो हेल्थ और पढ़ाई के मामले में आगे माना जाता है, और वो इस मामले में लैगर्स है। लैगर्स यानी कि सबसे पीछे रहने वाले या फिर सुस्त बने हुए हैं। किस मामले में? तो ये नर्सिंग पोर्टल्स के मामले में। वहीं दूसरी तरफ ये जो बिहार, झारखंड और ये जो ओडिशा जैसे जो राज्य है ना, इन्होंने जो है वो इनरोलमेंट रेट्स, इनके जो मतलब कि इनके राज्यों ने इनरोलमेंट रेट्स यानी कि जो नाम दर्ज करवाने की जो दर या फिर जो परसेंटेज है, इनमें जो है वो बहुत ही अच्छा काम करके जो है वो 80% से लेकर 99% तक रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। यानी कि ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि जिसकी उम्मीद ना की गई हो, हैरान करने वाला है। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि ये जो दक्षिण भारत के राज्य है उनमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ों को समझते भी है। लेकिन इस डिजिटल पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के मामले में बिहार और ओडिशा जैसे राज्य ने जो है वो बाजी मार ली है, जबकि बड़े और विकसित राज्य अभी भी बहुत ही पीछे रह चुके हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। दोस्तों, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में ऐसे स्कीम्स के आगे होने का कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है वो रजिस्ट्रेशन को सरकारी नौकरी या फिर लाइसेंसिंग के लिए जो है वो मैंडेटरी कर दिया होगा, जबकि दक्षिण के राज्यों में जो है वो पुराना ऑफलाइन सिस्टम भी जो है वो मतलब कि अभी तक चल रहा है। तो ये एक रीज़न हो सकता है इस चीज़ के पीछे कि भाई ये चीज़ जो है वो बिहार ओडिशा में क्यों सबसे पहले मतलब कि इतनी तेज़ी से पहुँच गई, और जो डेवलप्ड मतलब कि हमारे कंट्री के स्टेट्स हैं उनको जो है वो मतलब कि खबर ही नहीं है या फिर वो कर ही नहीं रहे। तो इस तरीके से एक चीज़ हम ये भी समझ सकते हैं। अब दोस्तों, आगे यहाँ पर बताया जाता है, द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज़ attributed the delays to issues rooted in jurisdiction and federal tension on the grounds that primary registration is legally the responsibility of individual state nursing registration councils. यानी कि दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि देश की वो सबसे बड़ी सरकारी बॉडी जो नर्सिंग की पढ़ाई और रूल संभालती है, उसे इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहा जाता है।
तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इस देरी की वजह जुरिडिक्शनल मतलब कि किसका कितना अधिकार या फिर मतलब कि इलाका है और जो फेडरल टेंशन है, फेडरल टेंशन यानी कि जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच का जो आपस का खींचतान या फिर मतभेद होता है, उसको बताया है। रीज़न किसको बता दिया है? तो जुरिडिक्शन और मतलब कि फेडरल टेंशन को उन्होंने जो है वो मतलब कि रीज़न बताया है। उनका कहना है कि कानून के हिसाब से सबसे पहले नर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना इंडिविजुअल स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल्स यानी कि इनकी केंद्र सरकार की मतलब की जिम्मेदारी होती है। यानी कि हर राज्य की अपनी एक अलग नर्सिंग काउंसिल की जो है वो मतलब की जिम्मेदारी होती है, ना कि केंद्र सरकार की। ठीक है, यानी कि आसान शब्दों में कहे तो केंद्र सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती, और क्योंकि कानून के हिसाब से पहला स्टेप राज्य सरकारों के हाथ में है। ठीक है, जब तक राज्य की नर्सिंग काउंसिल्स अपने यहाँ के डेटा को आगे सेंट्रल पोर्टल पर नहीं पहुँचाएगी या फिर नहीं भेजेगी, तब तक नेशनल सिस्टम अपडेट नहीं हो सकता। और इसी वजह से केंद्र और राज्य के आपस में के जो तालमेल और जो अधिकार की लड़ाई है, उसमें ये जो पूरा काम है वो लटक गया है। यानी कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, यानी कि जहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच की पावर्स बनती है, उसमें हेल्थ का मैटर ज़्यादातर राज्य सरकारों के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए जब केंद्र सरकार कोई पूरे देश के लिए कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाती है, तो उसे हर राज्य से अलग अलग परमिशन और डेटा मांगना पड़ता है, जिसमें अक्सर पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से मतलब कि देरी हो जाती है। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन में देरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून के हिसाब से नर्सेस का जो पहला रजिस्ट्रेशन राज्य की नर्सिंग काउंसिल्स को करना होता है, और केंद्र राज्य के बीच सही तालमेल ना होने की वजह से ये जो काम है वो धीमा चल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, to receive a national unique identity card and nurse passbooks, nurses rely on verification by their respective state nursing councils. Further, the charge is that several state councils have resisted migrating fully to the central portal and continue operating independent parallel system. यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी नर्स को अपना नेशनल यूनिक आइडेंटिटी कार्ड यानी कि पूरे देश में चलने वाला एक खास पहचान पत्र और नर्स पासबुक यानी कि एक डिजिटल और कागजी बुक जैसी जिसमें नर्स का पूरा वर्क रिकॉर्ड होता है, अगर वो चाहिए तो उन्हें अपने राज्य की जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स है यानी कि जो राज्य की नर्सिंग की देखभाल करने वाली जो बॉडी है, उन पर रिलाई करना पड़ता है, यानी कि उन पर निर्भर रहना पड़ता है, उन पर भरोसा करना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये जो चार्ज यानी कि ये जो आरोप, ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि काफ़ी राज्यों की जो काउंसिल्स है वो माइग्रेटिंग यानी कि अपने जो पुराने सिस्टम से नए सेंट्रल पोर्टल पर शिफ्ट होना, इससे रेजिस्टेटेड यानी कि मतलब कि इससे इनकार करना या फिर रोकना कर रही है, यानी कि इसको रोक रही है, इनकार कर रही है, और आज भी अपने जो है वो मतलब कि अलग पैरेलल सिस्टम्स मतलब कि उस पर काम कर रही है। अलग पैरेलल सिस्टम्स यानी कि पैरेलल सिस्टम्स का मतलब होता है केंद्र के साथ साथ अपना अलग अलग ऑफलाइन या फिर मतलब कि जो ऑनलाइन सिस्टम चलाना, वो ओके। आसान भाषा में कहा जाए तो जब तक राज्य सरकार की नर्सिंग काउंसिल वेरीफाई नहीं करेगी, तब तक जो है वो नर्स को नेशनल आईडी नहीं मिल सकती। पर असली दिक्कत ये है कि बहुत से राज्य जो है वो केंद्र सरकार के नए पोर्टल पर आने को तैयार ही नहीं है। वो अपना पुराना अलग ही मतलब कि रजिस्टर या फिर पोर्टल चलाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारा डेटा एक ही जगह पर जमा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो नर्सेस को नेशनल कार्ड पाने के लिए राज्य की काउंसिल से अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन काफ़ी राज्यों की जो काउंसिल है वो केंद्र के सेंट्रल पोर्टल पर शिफ्ट होने के बजाय अभी भी जो है वो अपने अलग पुराना सिस्टम चला रही है। इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो समझाया जा रहा है। दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जाता है, पुअर नर्स रजिस्ट्रेशन irrespective of whether it is caused by incomplete digital tracking systems, outdated state registries, delayed licensing, or regional autonomy, has widespread consequences across healthcare systems apart from personally affecting nurses. यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जब नर्सेस का रजिस्ट्रेशन पुअर यानी कि अधूरा या फिर ख़राब होता है, तो उसके जो काफ़ी बड़े और जो बुरे वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेज है, यानी कि वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि पूरे देश और हेल्थ सिस्टम पर जो पड़ने वाले दूर तक मतलब कि जो प्रभाव या फिर जो नतीजे होते हैं, तो मतलब कि इसके जो है वो बहुत ही बुरे होते हैं नतीजे, या फिर बहुत ही ख़राब या फिर अधूरे नतीजे हमें जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, जो पूरे देश भर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। वजह चाहे कोई भी हो, जैसे कि इनकम्प्लीट डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि अधूरा या फिर ना पूरा होने वाला ऑनलाइन पोर्टल, आउटडेटेड स्टेट रजिस्ट्रीज यानी कि राज्य सरकारों के पुराने और बिना अपडेटेड वाले रिकॉर्ड, या फिर डिलेड लाइसेंसिंग यानी कि काम करने का जो सरकारी लाइसेंस या फिर अप्रूवल है वो मिलने में देरी होना, या फिर रीजनल ऑटोनॉमी यानी कि राज्य सरकारों का अपना अलग फैसला लेने का अधिकार या फिर आज़ादी, यानी कि इन सब में से वजह चाहे कोई भी हो, इस सब का नुकसान पूरे इलाज और हॉस्पिटल के सिस्टम को उठाना पड़ता है, और इसके साथ साथ नर्सेस को भी मतलब कि खुद भी पर्सनली काफ़ी परेशानी होती है।
यानी कि यहाँ पर आसान शब्दों में ये कहा गया है कि वजह चाहे केंद्र राज्य सरकार की आपस की खींचतान हो, पोर्टल्स की कमी हो या फिर लाइसेंस मिलने की देरी हो, जब तक रजिस्ट्रेशन का काम सही से नहीं होगा तब तक पूरा हेल्थ सिस्टम मतलब कि एकदम से खाली पड़ जाएगा। इस तरीके से मतलब कि ठप पड़ जाएगा, ये बताया जा रहा है। देश को पता ही नहीं चल पाएगा कि कितनी नर्सेस तैयार है और नर्सेस को खुद यानी कि नर्सेस को खुद नौकरी पाने, जगह बदलने या फिर अपनी सैलरी और राइट्स लेने में दिक्कत आती रहेगी। तो इस चीज़ यानी कि ये चीज़ हमें समझाई गई है। दोस्तों, जब नर्सेस का डिजिटल रिकॉर्ड नहीं होता तो उन्हें जो है वो दूसरे राज्यों या फिर विदेश में जब मतलब कि जॉब अप्लाई करते वक्त जो है वो अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन वेरीफाई करने में मतलब कि महीनों तक जो है वो चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उनकी जो है वो करियर ग्रोथ रुक सकती है। अब यहाँ पर इन्होंने जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वो मतलब कि अपना रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं हुआ, या फिर इस चीज़ के लोग जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, या फिर ये जो आपसे जो कन्फ्लिक्ट है उसके बीच में ये काम अटक रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ वजह से जो है वो ये काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ रही है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों, आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, फॉर नर्सेस there will be delays in sanctioning their request for interstate transfer and credential verification for overseas employment। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि अगर रजिस्ट्रेशन सही टाइम पर नहीं होगा तो नर्सेस को दो तरह की बड़ी दिक्कत आएगी। पहला, उनके इंटरस्टेट ट्रांसफ़र यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जॉब बदलने या फिर शिफ्ट होने की जो मतलब कि दिक्कत है वो आएगी। उसकी मांग को जो है वो सैंक्शनिंग यानी कि मंजूरी मिलना या फिर पास होने में जो है वो काफ़ी देर हो जाएगी। सबसे पहली बड़ी तो यही दिक्कत है, ठीक है, यानी कि इंटरस्टेट ट्रांसफ़र। दूसरी दिक्कत है कि अगर वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो जाना चाहती है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट यानी कि विदेश या फिर दूसरे देश में जो है वो नौकरी करने के लिए। ओवरसीज़ का मतलब होता है कि मतलब कि समुंदर पार जाना चाहती है, एक तरीके से यहाँ पर जो है वो अब्रॉड का आइडिया आता है। तो विदेश या फिर दूसरे देश में नौकरी करने के लिए अगर वो जाना चाहती है तो उनके जो क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन है, यानी कि जो डिग्री है, मार्कशीट है या फिर जो क्वालिफिकेशन की जो सरकारी जाँच या फिर सही होने का जो प्रूफ होता है उसे हम क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन कहते हैं, उसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये दो बड़ी दिक्कत आ सकती है। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो जब सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम पर अपडेट नहीं होता है तो नर्सेस को हर एक कागज़ पर स्टैंप लगवाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर कोई नर्स दिल्ली से मुंबई शिफ्ट होकर काम करना चाहती है या फिर यूके, कनाडा या फिर गल्फ कंट्रीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करे तो उनकी डिग्री फेक नहीं है ये वेरीफाई होने में महीनों लग जाते हैं, और इसी देरी की वजह से जो है वो मतलब कि उनके हाथ से जो अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो निकल जाती है। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया से जो है वो हज़ारों नर्सेज जो है वो हर साल यूके, गल्फ, यूएस या फिर जो ऑस्ट्रेलिया है ऐसी मतलब की जगहों पर जाती है। विदेश के नर्सिंग बोर्ड्स बिल्कुल रिस्क नहीं लेते और स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन मांगते हैं। अगर इंडियन सिस्टम डिजिटल और फास्ट नहीं होगा तो फॉरेन कंट्रीज़ इंडियन नर्सेस को हायरिंग प्रोसेस में डिले होने की वजह से रिजेक्ट भी कर सकती है या फिर दूसरे देशों के स्टाफ को प्रीफर कर सकती है। इससे क्या होगा, हमारे देश का नुकसान होगा या फिर हमारी जो मतलब कि नर्सेज है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएगी। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की गई है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, for the nation without a centralized live registry that can provide a true measure of how many nurses with specializations are available where, there might be artificial surpluses or deficits on paper leading to less than ideal deployment of resources and implementation of policy decisions। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर देश के पास ऐसा सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री यानी कि नहीं होगा, सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री यानी कि पूरे देश का एक मतलब कि ऐसा मेन ऑनलाइन रिकॉर्ड जो हर वक्त बिल्कुल सही और ताज़ा डेटा दिखाता रहता है, लाइव अपडेट देता रहता है। तो अगर हमारे देश के पास ऐसा सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री नहीं होगा जो ये बताए कि कितनी नर्सेज और उनकी क्या स्पेशलाइजेशन यानी कि किस खास बीमारी या फिर इलाज में मतलब कि उन्होंने महारत हासिल की हुई है, जैसे कि आईसीयू है, बच्चों की केयर है या फिर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये कहाँ पर मौजूद है, यानी कि कितनी नर्सेज है और उनकी क्या स्पेशलाइजेशंस के साथ वो कहाँ पर मौजूद है। अगर ऐसा सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री हमारे पास नहीं होगा तो इससे पेपर पर गलत तस्वीर बनेगी, यानी कि इससे जो है वो आर्टिफिशियल सरप्लसेस यानी कि कागज़ पर जो है वो मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ दिखना जबकि सच में हो ही ना, या फिर जो डेफिसिट्स है यानी कि कागज़ पर कमी दिखना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसी सारी चीज़ें यानी कि प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। इसका नतीजा ये होगा कि सरकारी डिप्लॉयमेंट यानी कि डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है सही जगह पर स्टाफ का कम काम पर लगना, ओके, लगाना या फिर लगना, और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो सरकारी फैसले और जो पॉलिसीज़ को मतलब कि ज़मीन पर लागू करना होता है, लागू करना जिसे हम कहते हैं, वो एकदम जो है वो ख़राब तरीके से होगा। नतीजा क्या होगा कि डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा, एकदम ख़राब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है
कि अगर अगर जो है वो सरकार को पता ही नहीं होगा कि कहाँ पर आईसीयू नर्सेस की कमी है और कहाँ पर इमरजेंसी रूम की नर्सेस एक्स्ट्रा बैठी है, तो वो गलत जगह स्टाफ भेज देगी। हो सकता है कि किसी छोटे गांव या फिर शहर में नर्सेस की सख्त ज़रूरी हो और सरकार को लगे कि वहाँ सब कुछ ठीक है, या फिर उल्टा हो जाए। तो जब तक एक लाइव और सही डेटा नहीं होगा तब तक हेल्थ बजट नहीं नई ये जो नई भर्ती है और जो इमरजेंसी प्लान्स है, ये सब अंधेरे में और तीर चलाने जैसे ही होंगे। ओके दोस्तों, नॉर्मल नर्सिंग और स्पेशलाइज्ड नर्सिंग में बहुत फ़र्क होता है। एक आईसीयू स्पेशलिस्ट नर्स किसी वेंटिलेटर वाले पेशेंट को बेटर मैनेज कर सकती है, और सेंट्रल रजिस्ट्री का फ़ायदा ये होता है कि सरकार को पता चलता रहता है कि देश में कितनी स्पेशलिस्ट नर्सेज है, ताकि किसी बड़े मतलब कि यानी कि बड़े पैमाने पर या फिर आउटब्रेक के वक्त जो है वो मतलब कि उन्हें जो है वो तुरंत डिप्लॉयमेंट के लिए बुलाया जा सके। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक मेजर कंसर्न यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों इसके बाद आगे बताया जाता है, फ्रैगमेंटेड रजिस्ट्रीज ऑल्सो मेक इट ईजी फॉर अनवेरिफाइड इंडिविजुअल्स, impersonators and personnel with revoked licenses to practice using fraudulent credentials, thus compromising patient safety। यानी कि इस लाइन का मतलब है कि अगर फ्रैगमेंटेड रजिस्ट्रीज यानी कि अलग अलग बिखरा हुआ या फिर बिना जुड़ा हुआ रिकॉर्ड, उसे हम फ्रैगमेंटेड रजिस्ट्रीज कहेंगे। तो ऐसी अगर रजिस्ट्रीज होंगी तो इससे अनवेरिफाइड इंडिविजुअल्स यानी कि जिन लोगों की डिग्री या फिर आइडेंटिटी की जांच नहीं हुई है, या फिर जो इम्पर्सोनेटर्स है यानी कि जो नकली लोग हैं, या फिर किसी और काम के लिए या फिर किसी और के नाम या फिर लाइसेंस पर काम करते हैं, और ऐसे पर्सोनल विथ रिवोक लाइसेंस यानी कि मतलब कि वो मेडिकल स्टाफ जिनकी किसी गलती की वजह से सरकार ने लाइसेंस रद्द या फिर कैंसिल कर दिया है। तो ये जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि वो फ्रॉडुलेंट क्रेडेंशियल्स यानी कि नकली डिग्री, फेक सर्टिफिकेट या फिर जो गलत कागज़ है उसका इस्तेमाल करके जॉब करते रहे। यानी कि इन सब का सीधा सा नतीजा ये होता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट सेफ्टी यानी कि मरीजों की जो सुरक्षा है और जो जान के साथ खिलवाड़ होना है या फिर उन्हें जो खतरे में डालना है, ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आती रहेगी। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो जब हर स्टेट का अपना अलग पुराना रजिस्टर होगा और कोई सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम नहीं होगा, तो ये जो फ्रॉड करना है वो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर किसी नर्स का लाइसेंस महाराष्ट्र में है और किसी बड़ी मतलब कि महाराष्ट्र में जो है वो किसी बड़ी गलती की वजह से कैंसिल कर दिया गया है, तो वो दूसरे राज्य जैसे कि यूपी या फिर बिहार जाकर नकली कागजों और दोबारा शुरू कर सकती है भाई जॉब, ठीक है, क्योंकि दोनों राज्यों के रजिस्ट्रीज आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे नकली या फिर बिना डिग्री वाले लोगों से हॉस्पिटल में पेशेंट्स की जान को सीधा खतरा होता है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है दोस्तों। इंडिया के अलग अलग हिस्सों में कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर क्वैक्स यानी कि फायदे के लिए जो है वो फेक डॉक्टर या फिर नर्सेस बनने वाले जो लोग हैं, वो दूसरे राज्यों के पुराने ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स लेकर सालों तक प्राइवेट या फिर सरकारी हॉस्पिटल में काम करते पाए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा तभी मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है वो तभी रोकी जा सकती है जब हर एक नर्सेस का वेरिफिकेशन क्यूआर कोड या फिर यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी के द्वारा जो है वो मतलब कि आईडी से इंस्टेंटली लिंक्ड हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि ध्यान रखना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को इंश्योर करने के लिए या फिर उसमें सेफ्टी यानी कि रखने के लिए, वरना हमारे जो मतलब कि जो भी मरीज़ है या फिर जो भी पेशेंट्स हैं उनकी तो जान खतरे में है ही। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जाता है, A live tracker would be of utmost use during public health emergencies, including disease outbreaks and natural disasters. Else, it could be impossible for state agencies to track, mobilize or deploy specialized nursing personnel to high alert zones. यानी कि इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि एक लाइव ट्रैकर यानी कि एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जो हर वक्त रियल टाइम में ताज़ा डेटा देता रहे, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो तब होती है जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज मतलब की होती है, यानी कि जैसे कि मतलब कि देश या फिर समाज पर आई कोई बड़ी बीमारी या फिर इमरजेंसी हो, जैसे कि अभी कोविड-19 गया था, उस तरीके की इमरजेंसी, उसे हम जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कह सकते हैं। तो जैसे किसी बीमारी का डिसीज़ आउटब्रेक्स यानी कि मतलब कि किसी जो है वो मतलब कि छूत छाछ वाली जो मतलब कि बीमारी होती है, आम बीमारी जो अचानक से तेज़ फैलने लग जाती है छूने से या फिर कांटेक्ट में आने से, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जैसे कि प्राकृतिक आपदा, जैसे कि कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई। तो अगर ऐसा सिस्टम नहीं होगा तो सरकार और स्टेट एजेंसीज यानी कि जो सरकारी विभाग या फिर जो संस्थाएं हैं उनके लिए ये एकदम नामुमकिन हो जाएगा कि वो खास बीमारियों के स्पेशलिस्ट यानी कि स्पेशलाइज्ड
नर्सिंग पर्सोनल जैसे कि आईसीयू, इमरजेंसी या फिर जो वायरल इन्फेक्शन के माहिर नर्सेज है उनको ट्रैक कर पाए, यानी कि उनको खोज पाए या फिर उनकी लोकेशन जो है वो पता कर पाए, मोबिलाइज कर पाए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए तैयार कर पाए या फिर डिप्लॉय कर पाए, मतलब कि किसी खास इमरजेंसी एरिया में मतलब कि काम पर लगा पाए। ये सारी चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो जब भी कोई बड़ी दिक्कत या फिर आफत आती है, जब जैसे कि कोई नई बीमारी फैल जाती है या फिर किसी इलाके में बाढ़ आ जाती है, तो सरकार को तुरंत और फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर सेंट्रल सिस्टम पर एक लाइव डेटा होगा तो एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि किस नज़दीकी शहर में कितनी आईसीयू या फिर इमरजेंसी रूम की ट्रेंड नर्सेज अवेलेबल है। लेकिन अगर डेटा ही लाइव नहीं होगा तो इमरजेंसी के टाइम पर जो है वो सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि किस हॉस्पिटल के स्टाफ निकलकर हाई अलर्ट जोन्स, यानी कि वो इलाका जहाँ पर खतरा सबसे ज़्यादा है वहाँ पर भेजे गए हैं। ठीक है, इसी देरी की वजह से जो है वो इमरजेंसी के वक्त ज़रूरी इलाज ना मिलने पर मरीजों की जान भी जा सकती है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमें समझाया गया है। अब दोस्तों आखिर में यहाँ पर बताया जाता है, given the crucial complementary role and in some areas even the primary role that nurses play in the healthcare system, efforts must be made to ensure that all nurses are brought into the portals। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि नर्सिंग स्टाफ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि देश की जो सारी इलाज और जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है उसमें एक बहुत ही बड़ी क्रूशल कॉम्प्लीमेंट्री रोल, यानी कि जो बेहद ज़रूरी और एक जो मतलब कि पूरे देश को पूरा करने वाली जो भूमिका है, जैसे डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना, तो वो निभाते हैं। नर्सिंग स्टाफ क्या करता है, तो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत ही क्रूशल कॉम्प्लीमेंट्री रोल निभाते हैं। इसके अलावा काफ़ी चीज़ों में तो उनका जो है वो प्राइमरी रोल है, जैसे कि मतलब कि सबसे पहला और मुख्य काम होता है कि जैसे मरीज़ की दिन रात देखभाल करना, दवा समय पर देना, इमरजेंसी में पहले मतलब कि संभालना। तो इसलिए जो है वो पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि देश की हर एक नर्स को इस ऑनलाइन पोर्टल यानी कि सरकारी डिजिटल रजिस्टर पर लाया जाए। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो डॉक्टर सिर्फ चेकअप करता है और प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, लेकिन मरीज के ठीक होने का जो 80% काम है वो नर्स की देखभाल पर ही टिका होता है। कई जगहों पर जैसे कि गांव या फिर छोटे मोटे सेंटर्स में तो डॉक्टर्स होते भी नहीं हैं, वहाँ जो है वो नर्सेज की ही पहली इलाज की जिम्मेदारी संभाली जाती है। ठीक है, नर्सेज ही संभालती है सारी जिम्मेदारी। तो जब उनका रोल इतना बड़ा और ज़रूरी है तो उन्हें एक डिजिटल सिस्टम से बाहर रखना पूरे देश की सेहत के साथ खिलवाड़ जैसा है। उन्हें पोर्टल पर लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों नर्सिंग को जो है वो हेल्थ केयर की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दुनिया भर में जहाँ भी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स अडॉप्ट हुए हैं वहाँ सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ का डिजिटलाइजेशन मतलब कि किया गया है, क्योंकि पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंडिंग और बेड साइड केयर जो है वो उन्हीं का होता है। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर हमें बताई गई है। अब दोस्तों इसी के साथ हमने जो है वो हमारा एडिटोरियल बहुत ही डिटेल्ड वे में लाइन टू लाइन करके जो है वो एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप आपको जो है वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो कि आज हम जो है वो किस बारे में बात कर रहे थे या फिर एडिटोरियल हमें क्या बताना चाहता था। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है हमारे यानी कि क्विजेस लगाने की, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने की इस एडिटोरियल के बेसिस पर। तो चलिए वो भी हम जो है वो मतलब कि जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या है, वो हमें देख के बताना है। तो चलिए आइए ऑप्शंस में से ढूंढते हैं कि आज हमने एडिटोरियल में किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। पहला हमारा ऑप्शन आता है द शॉर्टेज ऑफ नर्सेज इन इंडिया एंड नीड टू द इंक्रीज नर्सिंग कॉलेजेस, यानी कि इंडिया में नर्सेज की कमी है और नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये तो भाई रॉन्ग है। पैसेज में नर्स शॉर्टेज को स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में मेंशन तो किया गया था, लेकिन नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ाना ये तो हमारा मेन इशू नहीं था, इस पर तो हमने जो है वो डिस्कस नहीं किया था, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा आता है द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स इन साउदर्न इंडिया, यानी कि साउदर्न इंडिया की स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स की पुअर परफॉर्मेंस, तो ये भी रॉन्ग है। साउदर्न स्टेट्स का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन पैसेज सिर्फ उन स्टेट पर फोकस्ड नहीं है, और भी दूसरे स्टेट्स हैं, और भी कुछ मुद्दे हैं, और भी बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की है। अकेला उन्हीं का जो पॉइंट है वो तो थोड़ी डिस्कस किया गया था, और भी बाकी सारी चीज़ें थी, तो ये भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। तीसरा आता है द नीड टू ब्रिंग ऑल नर्सेज अंडर अ फंक्शनल सेंट्रल रजिस्ट्री एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन, यानी कि सभी नर्सेज को एक प्रॉपरली वर्किंग सेंट्रल रजिस्ट्री में लाना और इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज। तो भाई ये जो है वो हम करेक्ट समझ सकते हैं, ये पैसेज का एग्जैक्ट सेंट्रल कंसर्न है। नेशनल नर्स रजिस्ट्री इनकम्प्लीट है, स्टेट के सिस्टम फ्रैगमेंटेड है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो नर्सेज, रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट या फिर जो पेशेंट सेफ्टी है उस पर पड़ रहा है। तो ये तो आज के हमारे जो मतलब कि पैसेज का सेंट्रल थीम था, इसी पर जो है वो हमारा पूरा पैसेज मतलब कि डिस्कस किया जा रहा था। तो इसे हम जो है वो कंसिडर करके चलते हैं हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे
को, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग नर्सेज हायर सैलरीज एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि नर्सेज को बेटर सैलरी और एम्प्लॉयमेंट देने की इंपॉर्टेंस, इस चीज़ पर क्या हमने डिस्कस किया था। तो आज के हमारे एडिटोरियल का जो मेन फोकस है वो सैलरी या फिर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पर तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और लास्ट आता है द रोल ऑफ नर्सेज ओनली ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज, यानी कि सिर्फ इमरजेंसीज के टाइम पर नर्सेज का रोल क्या था, ये हमने डिस्कस किया है नहीं। हमने जो है वो बाकी टाइम पर हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सेज का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे जो है वो सही डेटा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए ताकि सही समय पर जो है वो सही नर्सेज को सही जगह भेजा जाए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ना कि सिर्फ इतना ही डिस्कस किया था कि सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर नर्सेज का क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। सारे ऑप्शन को डिस्कस करने के बाद बचता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है कि सभी नर्सेज को एक प्रॉपरली वर्किंग सेंट्रल रजिस्ट्री में लाना और इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। ये हमारे आज का जो है वो मतलब कि पैसेज का या फिर एडिटोरियल का सेंट्रल आइडिया था या फिर थीम था, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले यानी कि क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, यानी कि पैसेज से लॉजिकली क्या कंक्लूड किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आता है, अ फ्रैगमेंटेड रजिस्ट्रेशन सिस्टम कैन मेक इट हार्डर फॉर द गवर्नमेंट टू एक्यूरेटली असेस द नर्सिंग वर्कफोर्स, यानी कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स की वजह से गवर्नमेंट को एक्चुअल नर्सिंग वर्कफोर्स का एक्यूरेट आइडिया मिलना मुश्किल हो सकता है। तो यही तो बात सही है कि भाई अगर नर्सेज अलग अलग स्टेट रजिस्ट्रीज में डिवाइडेड है तो गवर्नमेंट को ये एक्यूरेटली पता लगाना डिफिकल्ट होगा कि कितने नर्सेज अवेलेबल है और कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये तो हमने जो है वो चीज़ हम जो है वो पैसेज से हमारे इनडायरेक्टली समझ सकते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा आता है, स्टेट लेवल ऑटोनॉमी में क्रिएट डिफिकल्टीज इन एस्टैब्लिशिंग अ यूनिफाइड नेशनल नर्सिंग डेटाबेस, यानी कि स्टेट लेवल ऑटोनॉमी एक यूनिफाइड नेशनल डेटाबेस बनाने में डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है। तो पैसेज में जो है वो डायरेक्टली स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सेंट्रल पोर्टल है उसको लेकर रेजिस्टेंस का मेंशन किया गया है। इससे इन्फर होता है कि स्टेट ऑटोनॉमी नेशनल इंटीग्रेशन को डिफिकल्ट बना सकती है, तो ये भी हमारा जो है वो सही ऑप्शन होगा। अगला आता है, अ कंप्लीट लाइव रजिस्ट्री कुड इम्प्रूव द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू डिप्लॉय स्पेशलाइज्ड नर्सेज ड्यूरिंग इमरजेंसीज, तो ये भी बात सही है कि भाई कंप्लीट लाइव और रजिस्ट्री इमरजेंसीज में जो है वो स्पेशलाइज्ड नर्सेज को डिप्लॉय करने में हेल्प हो सकती है। कि पैसेज में जो है वो यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि अगर लाइव ट्रैकर होगा तो इमरजेंसी के टाइम पर जो स्पेशलाइज्ड नर्सिंग पर्सोनल है उनको ट्रैक करना, उनको मोबालाइज करना और डिप्लॉय करने में यूजफुल होगा। यानी कि जो भी नर्सेज है जो आईसीयू में मतलब कि एक्सपर्ट है या फिर जो कुछ इंटेंसिव केयर में एक्सपर्ट है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी नर्सेज है अगर उनका लाइव रिकॉर्ड होगा तो हमें पता चल पाएगा, ट्रैक कर पाएंगे हमारी सरकार की कहाँ पर कितनी नर्सेज है, कहाँ पर उन्हें भेजा जाना चाहिए, कहाँ पर उन्हें काम करना चाहिए, इस तरीके से। तो ये करेक्ट है, ठीक है, इसे भी हम कंसिडर करेंगे। अगला हमारा आता है, हाई एनरोलमेंट इन सम स्टेट्स प्रूव दैट द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इज फंक्शनिंग यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिया, यानी कि कुछ स्टेट्स में हाई एनरोलमेंट प्रूव करता है कि पूरे इंडिया में सिस्टम यूनिफॉर्मली काम कर रहा है। तो ये तो रॉन्ग है। कुछ स्टेट्स की हाई एनरोलमेंट यूनिफॉर्म फंक्शनिंग प्रूव नहीं करती। एक्चुअली रीजनल डिस्पैरिटीज पैसेज का इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ये नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। पांचवा और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन हैज़ नो सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद पेशेंट सेफ्टी, कि भाई रजिस्ट्रेशन का पेशेंट की सेफ्टी से कोई मेजर कनेक्शन ही नहीं है। तो ये गलत है। फ्रैगमेंट रजिस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है कि अनवेरीफाइड और जो रिवेक लाइसेंस वाले जो या फिर जो लोग हैं फ्रॉडुलेंट क्रेडेंशियल्स है उनके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन का पेशेंट जो है वो सेफ्टी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई जिनका अगर लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो चुका है, कुछ मतलब कि नर्सेज जो है वो मतलब कि क्या कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जाकर जो है वो मतलब कि गलत तरीके से फ्रॉड तरीके से काम कर लेते हैं। तो एक तरीके से वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड होना ज़रूरी है ताकि जो है वो मतलब कि ऑनलाइन डेटा देखकर पता चल जाए कि कौन सी नर्स सही है और कौन सी फ्रॉड है, इस तरीके से। तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस थे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये मतलब कि करेक्ट है बिल्कुल। ये हम जो है वो लॉजिकली हमारे पैसेज से जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं या फिर इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है। यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सच है, ट्रू है, ये हमें ढूंढने हैं, ठीक है। हमारा पहला ऑप्शन आता है कि लेस दैन 1/3 ऑफ कंट्रीज रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सोनल हैव बीन एनरोल्ड इन द नेशनल सिस्टम। तो ये तो सही है कि भाई मतलब कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो है वो 46.2 लाख रजिस्टर्ड नर्सिंग पर्सोनल में से सिर्फ 14.24 लाख जो मतलब कि नर्सेज है वो इनरोल्ड है। ये 1/3 से भी मतलब कि कम है, सॉरी, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताई गई थी, तो ये भी मतलब कि सही है।
अगला आता है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश हैव रिपोर्टेड एनरोलमेंट रेट्स बिटवीन 80% टू 99%। नहीं, बल्कि बिहार और ओडिशा का था ये रेट, ठीक है, 80% से लेकर 99%। बल्कि ये जो डेवलप्ड हमारे जो राज्य है जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका और जो आंध्र प्रदेश, इनका तो मतलब कि बहुत ही कम था, बल्कि इनमें जो है वो बहुत ही मतलब कि एनरोलमेंट जो है वो बहुत ही कम रिपोर्ट हुआ था। इस तरीके से हमें समझना है। अगला आता है बिहार, झारखंड, ओडिशा आर दी अमॉन्ग्स द स्टेट्स विद कंपैरेटिवली हाई एनरोलमेंट रेट्स। तो ये सही है बिल्कुल कि भाई पैसेज में जो है वो बिहार, झारखंड और ओडिशा की जो इनरोलमेंट है वो 80% से लेकर 99% बताई गई है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसे भी हम जो है वो ट्रू मान के चलते हैं। अगला आता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स हैव नो रोल इन वेरीफाइंग नर्सेज फॉर नेशनल रजिस्ट्रेशन। तो ये तो गलत होगा। स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स का रोल इंपॉर्टेंट है भाई। नेशनल यूनिक आइडेंटिटी कार्ड और नर्स पासबुक के लिए नर्सेज को स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स के वेरिफिकेशन पर डिपेंड करना पड़ता है। ये बात आप भूल नहीं सकते, ये मेंशन किया गया है पैसेज में। सॉरी, ये मेंशन जो है वो मतलब कि नहीं किया गया है, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो मतलब कि ये चीज़ गलत हो जाती है। यहाँ पर जो है वो गलत तरीके से जो है वो बताया जा रहा है, पैसेज में बताया जा रहा है कि भाई नर्सेज को जो है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स के वेरिफिकेशन पर डिपेंड करना पड़ता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। और लास्ट आता है पुअर रजिस्ट्रेशन कैन अफेक्ट बोथ नर्सेज पर्सनली एंड द ब्रॉडर हेल्थ केयर सिस्टम। ये सच है कि भाई पुअर रजिस्ट्रेशन नर्सेज के ट्रांसफ़र और जो क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन है उनको अफेक्ट कर सकता है। अगर कोई नर्स जो है वो दूसरे राज्य में जाकर, कहीं अब्रॉड जाकर जॉब करना चाहती है, तो उनका जो वेरिफिकेशन है वही इतना टाइम ले जाता है कि भाई जॉब अपॉर्चुनिटी ही चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है और नेशन के लिए जो है वो रिसोर्स डिप्लॉयमेंट और पेशेंट सेफ्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये भाई सच है, ठीक है, ट्रू है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, तीसरा है और जो पांचवा है ना, ये हमारे करेक्ट है। बाकी जो है वो दूसरा और चौथा ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज आर सपोर्टेड बाय द राइटर, यानी कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू किन स्टेटमेंट से मैच करता है वो हमें देख के बताना है। पहला हमारा ऑप्शन आता है द एग्जिस्टिंग नेशनल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम हैज़ नॉट येट डिलीवर्ड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, यानी कि एग्जिस्टिंग नेशनल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं दे पाया है। तो ये तो बात सही है। राइटर कहता है कि सिस्टम जो है वो फार फ्रॉम यील्डिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, यानी कि जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए था उससे कोसों दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। और ये जो मतलब कि पोर्टल्स है ये सात मतलब कि साल से इस्टेब्लिश है, लेकिन अभी तक जो है वो मतलब कि वो सारे जो बेनिफिट्स है जो मिलने चाहिए थे या फिर वैसा जो रिजल्ट है जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं मिला था, यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। तो ये बात तो सच है। तो इसे हम जो है वो मतलब कि यानी कि राइट टिक करते हुए चलेंगे, ठीक है, इसे हम कंसिडर करेंगे। अगला हमारा आता है रीजनल डिस्पैरिटीज इन एनरोलमेंट आर अ सिग्निफिकेंट कंसर्न, यानी कि स्टेट्स के एनरोलमेंट रेट्स में डिफरेंस एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो ये भी सही है। पैसेज में जो है वो स्टार्क रीजनल डिस्पैरिटीज को मतलब कि स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है वो मतलब कि साफ साफ नजर आने वाली रीजनल डिस्पैरिटीज है, इस तरीके से। अगला हमारा आता है अ लाइव सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्री वुड हैव इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स फॉर हेल्थ केयर प्लानिंग एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि लाइव सेंट्रल रजिस्ट्री हेल्थ केयर प्लानिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए यूजफुल होगी। तो ये भी सही है। मतलब कि सेंट्रलाइज्ड लाइव रजिस्ट्री से वर्कफोर्स मतलब कि मैपिंग होना, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट होना और जो इमरजेंसीज है उनमें स्पेशलाइज्ड नर्सेज की मोबिलाइजेशन बेटर हो सकती है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगला हमारा आता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स शुड परमानेंटली मेंटेन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सिस्टम, यानी कि स्टेट काउंसिल्स को परमानेंटली इंडिपेंडेंट सिस्टम ही मेंटेन करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। राइटर फ्रैगमेंटेड पैरेलल सिस्टम्स को प्रॉब्लम मानता है, सोल्यूशन नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन इज मेयरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस विद लिटिल इफेक्ट ऑन पेशेंट्स, यानी कि जो इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन इनकन्वीनियंस है और पेशेंट्स पर इसका कोई ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं, बल्कि ये तो रॉन्ग है। इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पेशेंट सेफ्टी को भी अफेक्ट करता है, स्पेशली फ्रॉडुलेंट क्रेडेंशियल्स के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से ये मेजर कंसर्न हमारे ऑथर ने दिया था। तो हमारा जो स्टार्टिंग के जो 3 ऑप्शंस है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये करेक्ट है। बाकी जो 2 है वो रॉन्ग है, ठीक है। अब बचता है हमारा एक लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन, उसे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों हमारा एक लास्ट यानी कि क्वेश्चन आता है द वर्ड स्ट्रीमलाइन एज यूज इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, यानी कि हमें जो है वो ऑप्शंस में से देख के बताना है कि स्ट्रीमलाइन का क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम क्या है, ठीक है। इस तरीके से हमें ढूंढ के बताना है। तो स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब होता है? स्ट्रीमलाइन का भी मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से जो है वो मतलब कि सिंपल होना, एफिशिएंट होना, तो उसे हम जो है वो स्ट्रीमलाइन कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमें जो है वो मतलब कि ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जैसे कि कॉम्प्लिकेट है, फ्रैगमेंट, डिले, सिंप्लीफाई एंड मेक मोर एफिशिएंट या फिर रिस्ट्रिक्ट है।
सबसे पहला हमारा आता है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का तो मतलब होता है और ज़्यादा उलझन भरा बना देना, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देना। कॉम्प्लिकेट का मतलब प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाना होता है, जो कि स्ट्रीमलाइन का बिल्कुल अपोजिट है, तो ये तो हम मतलब कि नहीं सही कर सकते। फ्रैगमेंट हमारा दूसरा आता है। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों में बांटना। फ्रैगमेंट का मतलब किसी सिस्टम को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो पैसेज एक्चुअली फ्रैगमेंटेड सिस्टम को प्रॉब्लम मानता है, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो है वो मतलब कि यानी कि एक तो टुकड़ों में बांटना हो गया तो इररिलेवेंट है, ये भी हम जो है वो मतलब कि नहीं यानी कि कंसिडर कर सकते। तीसरा आता है डिले। डिले का मतलब होता है देरी करना, देर करना, ठीक है। तो उसे हम तो देरी करना का कोई सेंस नहीं है स्ट्रीमलाइन से, तो ये भी हमारा जो है वो मतलब कि एलिमिनेट हो जाएगा। अगला हमारा आता है सिंप्लीफाई एंड मेक मोर एफिशिएंट, यानी कि मतलब कि प्रोसेस को सिंपल और एफिशिएंट बनाना। तो ये स्ट्रीमलाइन का मतलब कि सिनोनिम है, क्योंकि किसी प्रोसेस को सिंपलियर बनाना, स्मूदर और मोर एफिशिएंट बनाना। तो पैसेज में जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पर एफिशिएंट बनाना, ऐसा मतलब कि मेंशन किया गया था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि स्ट्रीमलाइन यानी होता क्या है। तो इस चीज़ को हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट हमारा आता है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का तो मतलब होता है रोकना, लिमिट करना। तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब लिमिट करना होता है, स्ट्रीमलाइन का मीनिंग रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये भी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा था ना, प्रोसेस को सिंपल और एफिशिएंट बनाना, यानी कि सिंप्लीफाई एंड मेक मोर एफिशिएंट, ये हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको जो है वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमारे जो क्विजेस है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे वोकैब डिस्कस करने की, यानी कि जो भी आज हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े हैं इस यानी कि पूरे पैसेज में, वो हम जो है वो एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक क्विक रिविजन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था हार्नेस। दोस्तों हार्नेस से वर्ब और नाउन दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हार्नेस का वर्ब के रूप में मतलब होता है किसी रिसोर्स, किसी एनर्जी, किसी स्किल या फिर अपॉर्चुनिटी का इफेक्टिवली यूज़ करना, उसे हम हार्नेस कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ अवेलेबल है लेकिन उसकी फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रही है, उसको कंट्रोल करके प्रोडक्टिव यानी कि यूज़ में लाना, तो उसे हम जो है वो हार्नेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पैसेज में हमने पढ़ा था एवरी सिंगल रिसोर्स इज हार्नेस्ड, यानी कि हेल्थ केयर का हर अवेलेबल रिसोर्स प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि और एग्जांपल दूँ तो अगर मान लीजिए कि अगर स्कूल स्टूडेंट्स की टेक्नोलॉजी स्किल्स को ऑनलाइन लर्निंग के लिए यूज़ करे, तो स्कूल उनकी स्किल्स को क्या कर रही है, हार्नेस कर रही है, यानी कि रिसोर्सेज को यूजफुल पर्पस के लिए इफेक्टिवली यूज़ कर रही है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन ये एक वर्ब है, यानी कि क्रिया है, और इसका मतलब होता है किसी प्रोसेस को सिंपलियर बनाना, फास्टर और मोर एफिशिएंट बनाना, स्पेशली अननेसेसरी स्टेप्स को हटाकर, उसे हम जो है वो स्ट्रीमलाइन करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहले जो है वो कॉलेज एडमिशन के लिए 5 ऑफिसेज विजिट करने पड़ते थे, लेकिन अगर कॉलेज एक ऑनलाइन पोर्टल बना देती है जहाँ पर सब काम एक साथ हो जाते हैं, एक जगह पर ही हो जाते हैं, तो प्रोसेस क्या हो गई, स्ट्रीमलाइन हो गई, सिंपल हो गई, स्मूथ हो गई, एफिशिएंट हो गई। ये होता है किसी चीज़ का स्ट्रीमलाइन होना। स्टार्क हमारा दूसरा वर्ड आता है। स्टार्क हमारा इसका मतलब होता है, ये एग्जेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कि बहुत ही क्लियर, बहुत ही ऑब्वियस या फिर नोटिसेबल, स्पेशली जब डिफरेंस या फिर सिचुएशन सरप्राइजिंग या फिर सीरियस होती है, ठीक है, तो उसे हम जो है वो स्टार्क कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट के जो है वो 95 मार्क्स है और दूसरे के 35 मार्क्स है, दोनों के परफॉर्मेंस में स्टार्क है, यानी कि एक तरीके से विजिबल डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा क्लियर डिफरेंस है, तो उसे हम कहेंगे स्टार्क, वेरी क्लियर या फिर स्ट्राइकिंग, ठीक है। अगला हमारा वर्ड आता है डिस्पैरिटी। दोस्तों डिस्पैरिटीज ये नाउन है, इसका सिंगुलर होता है डिस्पैरिटी, और डिस्पैरिटीज का मतलब होता है दो या फिर दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में नोटिसेबल इनइक्वालिटी होना, अंतर होना, स्पेशली जब कंपैरिजन किया जा रहा हो तब, ओके। यानी कि ये सिर्फ नॉर्मल डिफरेंसेस नहीं होते हैं, यूजुअली अनइक्वल कंडीशंस या फिर जो आउटकम है उसका सेंस इसमें से आता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सिटी में एक्सीलेंट हॉस्पिटल है और दूसरे में जो है वो रूरल एरिया में बेसिक हेल्थ केयर भी नहीं है, तो ये हेल्थ केयर डिस्पैरिटी है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, इस तरीके से ये होता है डिस्पैरिटी। अगला हमारा वर्ड आता है लैगर्स। दोस्तों लैगर्स ये एक नाउन है, और इसका लैगर्स उन ग्रुप, उन लोगों या फिर स्टेट्स को कहा जाता है जो प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस या फिर डेवलपमेंट में दूसरों से पीछे रह रहे हैं, उन्हें जो है वो लैगर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है वो फिगरिंग अमॉन्ग दी लैगर्स, यानी कि ये पीछे रह रहे हैं, जबकि ये जो बिहार, उड़ीसा जैसे जो स्टेट्स है ये आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल्स के मामलों में, तो इसे हम जो है वो लैगर्स कहेंगे, यानी कि पीछे रहने वाला, ठीक है। अगला हमारा आता है फेडरल। दोस्तों फेडरल ये एक एग्जेक्टिव है, और फेडरल का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट रीजनल गवर्नमेंट्स हैं इनके बीच पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिवीजन से रिलेटेड, उसे हम जो है वो फेडरल कह सकते हैं। इंडिया में पावर कंप्लीटली सेंटर के पास नहीं है, कुछ मैटर्स सेंट्रल हैंडल करता है, कुछ स्टेट्स हैंडल करती है, तो उसे फेडरल कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के तरीके पर डिसएग्री करती है, तो ये फेडरल टेंशन है, यानी कि सेंटर और स्टेट पावर रिलेशनशिप से रिलेटेड है।
है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि फेडरल यानी होता क्या है। अगला हमारा वर्ड आता है डेफिसिट। डेफिसिट ये नाउन है। इसका मतलब होता है कि जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है या फिर एक्सपेक्टेड है उससे कम अवेलेबल होना, उसे हम डेफिसिट कहते हैं, यानी कि कमी, जिसे हम कहेंगे शॉर्टेज। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारे पास 500 रुपये हैं लेकिन तुम्हें जो है वो 800 चाहिए थे, तो 300 रुपये का क्या है, डेफिसिट है। इस तरीके से ये होता है डेफिसिट, यानी कि कमी होना एक तरीके से, ठीक है। और हमारा अगला वर्ड आता है डिप्लॉयमेंट। दोस्तों डिप्लॉयमेंट भी नाउन है। इसका मतलब होता है कि अवेलेबल पीपल, रिसोर्सेज या फिर जो इक्विपमेंट है या फिर जो फोर्सेस है उनको स्पेसिफिक प्लेस या फिर पर्पस के लिए स्ट्रैटेजिकली असाइन या फिर मतलब कि पोजीशन करना, उसे हम जो है वो डिप्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कि डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हमने पैसेज में पढ़ा था कि नर्सेज को जहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा नीड है वहाँ पर प्रॉपरली असाइन किया जाए। वैसे अगर मान लीजिए कि बाढ़ के टाइम पर जो है वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स और नर्सेज को अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में भेजती है, ये मेडिकल स्टाफ का क्या है, डिप्लॉयमेंट करना है, यानी कि रिसोर्सेज का राइट प्लेस पर लगाना है। इस तरीके से आपको समझना है कि डिप्लॉयमेंट यानी होता क्या है। और आज का हमारा एक लास्ट वर्ड आता है इम्पर्सोनेटर्स। इम्पर्सोनेटर्स नाउन है और इसका मतलब होता है वो पर्सन जो जानबूझकर किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी प्रिटेंड करता है, यूजुअली फ्रॉड या फिर इलीगल बेनिफिट के लिए, उसे इम्पर्सोनेटर्स कहा जाता है। यानी कि ऐसे लोग जो किसी और की आइडेंटिटी या फिर मतलब कि किसी और की पहचान का फेक यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन फेक आईडी यूज़ करके खुद को डॉक्टर बताता है तो वो क्या है, इम्पर्सोनेटर है, यानी कि किसी और की आइडेंटिटी का नाटक करने वाला, तो उसे हम जो है वो इम्पर्सोनेटर कहेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। यही हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि हमने थ्रू आउट द पैसेज पढ़े थे। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। इसके अलावा जो है वो वोकैब के लिए आप हमारा जो है द हिंदू प्रीमियम वोकैब शो भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वो आपके एग्जाम रिलेवेंट वोकैब्स मिल जाती है डेली बेसिस पर। डेली उसका वीडियो जो है वो अपलोड किया जाता है, तो आप उसे भी जो है वो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को जो है वो मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।